आज हम आगे बढ़ेंगे और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग नमांशा चार्ट की स्टडी कर रहे हैं। नमांशा चार्ट एक प्रकार से नवम भाव का ही एक्सटेंशन है। नवम भाव से हम विशेष रूप से दो चीजें देखते हैं, एक धर्म और एक भाग्य। पर ये किस धर्म की बात चल रही है जब हम इसको नवमांशा में लेकर के आए? पूरा नवमांश चार्ट्स जो D9 चार्ट्स है, किस धर्म को रिफ्लेक्ट करता है? ये उस धर्म को रिफ्लेक्ट करता है जो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर के चल रहा है। फिर प्रश्न उठता है, ये धर्म क्या है? अलग अलग परिभाषाएं हैं, पर हमारे ज्योतिष में धर्म की क्या परिभाषा है, हमें उस बात पर जोर ज्यादा देना चाहिए। धर्म मीन्स ड्यूटी, जिम्मेदारी क्या बनती है हमारी इस संसार में आने के बाद, क्या जिम्मेवारी बनती है। जो व्यक्ति अपनी समस्त जिम्मेवारियों को निभाता है वो ही व्यक्ति धार्मिक है एस्ट्रोलॉजी की निगाह में। आप हैरान होंगे ना, ज्योतिष केवल उन लोगों को उन लोगों को धर्म का पालना करने वाला मानता है जो ड्यूटीफुल हैं। उन लोगों को नहीं मान रहा जो डेली मंदिर में जा रहे हैं, उनको भी नहीं मान रहा जो डेली चैंटिंग कर रहे हैं। वो केवल उनको मान रहा है जो अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं। फिर प्रश्न फिर उठता है, कौन सी ड्यूटी? तो धर्म को चतुष्पदा कहा गया है, यानी कि धर्म के चार पांव हैं, चार चरण हैं। इसे चतुष्पद कहते हैं, जिसके पास चार पांव हों। पहला पद जो है वो इंडिकेट करता है, ये बहुत ही हायर लेवल का धर्म है। वो हायर लेवल का धर्म क्या कहता है? ये उस सोच को दिखाता है जिसमें व्यक्ति इस फिलॉसफी पर यकीन करता है, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारी सनातन संस्कृति का मुख्य फिलॉसफी है। हम सभी भारतीय इस फिलॉसफी पर बहुत यकीन करते हैं। इसका मतलब होता है ये समस्त धरती हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। और जब हम पूरी इस पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं तो उस परिवार के प्रति हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। तो इसमें क्या कहा है? पहले पद में, पहले पद में कहा है, इस संसार में, इस पूरे पृथ्वी लोक पे तथा अन्य लोकों में भी प्रत्येक प्रकार के जीव जंतुओं, प्रकृति के प्रति, हर किसी के प्रति जो व्यक्ति सचेत है, जिम्मेवार है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, वो इस हायर लेवल के धर्म को निभा रहा है। जो फर्स्ट पद है धर्म का, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। ये महर्षि के लेवल की बात है। जो लोग इस तरह के धर्म को निभाते हैं अपने जीवन में, वो ही महर्षि हो जाते हैं। फिर दूसरा पद आता है। ये जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद के अंदर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियां को जोड़ देता है अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। कम्युनिटी मीन्स लाइक माइंड पीपल्स,
का, जैसे आप लोग सभी एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे हो जाएं तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है, एस्ट्रोलॉजर्स की कम्युनिटी। पर उनमें से भी कोई ज्योतिषाचार्यों की भलाई के लिए कुछ सोचता होगा। कोई तो कुछ लोग हम में से ऐसे निकलेंगे जो इस बात पर बहुत गौर करेंगे कि एस्ट्रोलॉजर्स के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ की डार्क साइड्स क्या क्या हैं, क्या एस्ट्रोलॉजर्स की भलाई के लिए भी कुछ किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहा है तो वो सेकंड लेवल का धर्म है, वो भी एक धार्मिक कार्य है। जैसे कुछ लोग अपने कम्युनिटी के लिए धर्मशालाएं बनवाते हैं, स्कूल्स खुलवाते हैं, इंस्टीट्यूशंस खुलवाते हैं। इसे समाज में वैसे तो कोई खास अच्छा नहीं माना जाता जब हम जातिगत रूप से ऐसा कार्य करते हैं। पर अगर अपनी जाति के लिए करते हैं पर उसमें सभी का वेलकम होता हो तो उसको पूरी सोसाइटी वेलकम करती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में तीर्थ स्थानों पर हर कम्युनिटी ने अपनी अपनी धर्मशालाएं बना रखी होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हरिद्वार में चले जाइए, वहां हर कम्युनिटी ने प्रजापत समाज की, सोनी सुनार की, स्वर्णकारों की, बनिया की, अग्रवाल की, पंजाबी की, सिंधी की, आप जिस कम्युनिटी को कहेंगे वो कम्युनिटी की धर्मशाला वहां पर मिल जाएगी आप। पर ऐसा थोड़ी है कि अगर आप सिंधी धर्मशाला में जाएंगे तो वो ब्राह्मण की एंट्री नहीं लेने देंगे, ऐसा नहीं है। पर उन्होंने सभी ने अपने समाज के लिए करी होगी। तो उनमें से कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि मेरा धर्म बनता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करके जाऊं। ये इस लेवल का धर्म। एंड थर्ड लेवल पे है ऐसा धर्म जिसमें हमारी परिवार आता है, हमारी फैमिली आती है, हमारा कुटुंब आता है। कुछ लोग अपने कुटुंब के प्रति भी बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अपने कजन ब्रदर्स, कजन सिस्टर्स, इनके लिए भी बड़ा काम करते हैं। इनकी जिम्मेवारियों को भी अपनी जिम्मेवारी मान कर के जीवन में आगे बढ़ते हैं, इनका भी लालन पालन करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। चौथे लेवल का जो धर्म है वो होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए। यानी कि इस संसार में आने के बाद हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती, जो अपने कर्मों को न्यूनतम से उच्चतम की ओर ले जाना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। यानी कि वो कर्म जिनके बारे में जब तक हमें ज्ञान नहीं है हम करते हैं, पर जिस दिन हमें ज्ञान हो जाए ये कर्म गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत त्याग दे और अच्छे अच्छे कर्म अपने जीवन में जोड़ता चला जाए। ये है सेल्फ। कुछ लोग सेल्फ के लिए वर्क करते हैं, तो सेल्फ के लिए वर्क करने में भी कोई बुराई नहीं। तो इस सेल्फ वाले धर्म में आपकी पत्नी और आपके बच्चे भी शामिल हैं। ये फोर्थ स्टेज का धर्म है। जो चार पद बताए हैं धर्म के, उसमें से ये चौथा पद है। ये लोअर लेवल का है, बहुत हायर लेवल का वसुधैव कुटुंबकम वाला है। और लोअर लेवल पे हम खुद, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, यानी खुद की छोटी सी फैमिली। अगर कोई व्यक्ति उसकी जिम्मेवारी बहुत अच्छे ढंग से निभा रहा है तो भी वो धर्म का कार्य कर रहा है। धर्म के जो ये फोर फुट्स हैं, यही चार केंद्र बनते हैं। और धर्म के जो रक्षक हैं वो श्री नारायण भगवान हैं। धर्म का जो जो रक्षक हैं वो श्री नारायण है।
कल प्रताप जी बोल रहे थे कि नारायण कौन? नारायण वही है जो हमारी पालना करता है, हमारे जीवन के पालन करता है। पर उसके शब्द का अर्थ निकालें, नर और आयन। नारायण एक ऐसा इंसान जिसने अपने आयाम को फैला दिया है। इसको शुद्ध हिंदी में अगर हम समझें तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिम्मेवारी के अलावा दूसरे लोगों की जिम्मेवारियां भी उठाने लग जाता है, वो ही नारायण बन जाता है। ये सारे ज्योतिष में आगे आगे आपको यही मिलेगा कि हमें नर से नारायण बनना है। डिविजनल चार्ट्स में हम घुसोगे, गहराई में जाओगे, बहुत धर्म के गोते लगाने पड़ेंगे। हायर स्पिरिचुअल लेवल है आगे के वर्ग चार्ट, जो आपको बहुत हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेकर के जाते हैं। तो जिम्मेवारी जो बहुत अच्छे तरीके से निभाता है वही नारायण हो जाता है। पर हमें एनर्जी किससे मिलती है जिम्मेवारी निभाने की? वो है श्री हरि नारायण। तो नारायण जी से हम एनर्जी गेन करते हैं ताकि हम अपने इस जन्म में धर्म को निभा सके। और नवमांश क्या है? नवमांश उसी का रिफ्लेक्शन है जो पास्ट लाइफ में हमने धर्म किया था, अर्थात धर्मिष्ठ जो ड्यूटी निभाई थी या नहीं निभाई थी। जिन लोगों ने पास्ट लाइफ में अच्छे तरह से अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई थी, उनका नवमांश अच्छा नहीं होता है। जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटीज को निभाया, उनका नवमांश बहुत अच्छा होता है। और आपको पता ही है मैंने क्या समझाया, जो आपका D1 चार्ट है वो तो प्रोमिस है। राशि चार्ट इज प्रॉमिस ऑफ द कुंडली, बट D9 चार्ट फ्रुक्टिफिकेशन है। जो रियल में आपको मिलने वाला है इस जन्म में वो D9 ही देगा। हमें इन चीजों को बड़े अच्छे ढंग से समझना होगा। जितना हम गहराई से धर्म को समझ जाएंगे, उतना ही गहराई से आप नवमांश को समझ जाएंगे। अगर हम धर्म की को समझ गए तो धर्म का ही दूसरा पहलू भाग्य है। फिर उसे फॉर्च्यून को समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। बहुत सिंप्लीफाइड है। ये जो चार केंद्र हैं, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव। पहले भाव को धर्म कहा है, 10वें भाव को अर्थ कहा है, सप्तम भाव को काम कहा है और चौथे भाव को मोक्ष कहा है। ये जो चार केंद्र हैं, इनको आप ऐसे लिखो: फर्स्ट हाउस धर्म, 10th हाउस अर्थ, 7th हाउस काम और 4th हाउस मोक्ष। ये चार केंद्र हैं। ये जो केंद्र हैं, इनमें जो भी ग्रह आते हैं, तो पहले हमें ये समझना होगा ये हमें क्या देते हैं, क्या बताते हैं, हम क्या समझें। ये हमें अपनी ड्यूटी पूरी करने की ताकत देते हैं, हमें क्षमता देते हैं। अगर केंद्र कमजोर होगा तो ड्यूटी को पूरा करने का हमारे पास बलाबल ही नहीं होगा। जैसे मैंने ट्राइंस में पढ़ाया था, ये ब्लेसिंग्स हैं। ट्राइंस ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड और गुरु।
बट ये केंद्र जो है, ये पावर है जो भगवान ने हमें दी है। ये जिम्मेवारी निभाने के लिए जो शक्ति हमें चाहिए, जो एनर्जी हमें चाहिए, वो हमें केंद्र से प्राप्त होती है। अभी हम सारे भावों के ऊपर चर्चा करेंगे, एक छोटा छोटा चर्चा करेंगे, ताकि हम नमांश को फिर बहुत अच्छे से समझ पाए, नमांश चार्ट को। और थोड़े थोड़े बीच बीच में सूत्र तो आएंगे ही आएंगे। मैं पीपीटी दिखाने की कोशिश करता हूं। चल गई तो हमारी पीपीटी राम भरोसे ही चलती हैं वैसे तो। आ, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फर्स्ट भाव पर। अब ये चर्चा जो फर्स्ट भाव की चल रही है, ये राशि चार्ट की चर्चा नहीं है। ये नवमांश कुंडली के फर्स्ट भाव की मैं बात कर रहा हूं। यानी आपकी नवमांश कुंडली में जो लगन स्थान है, जो आपका फर्स्ट हाउस है, वो क्या क्या शो करता है, इस चीज के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट भाव या नवमांछा का लगन इसे कह सकते, इट्स इंडिकेट्स द सेल्फ। ये आपको खुद को ही दिखाता है। ये आपके रंग को, रूप को, अपीयरेंस को और आपके उस नेचर को दिखाता है जिस नेचर के साथ आप पीछे से आए हो। जो नेचर आपको मिला है, प्रकृति से मिला है। पहले लगन के पहले भाव से बहुत सी चीजें पता चलती है। इससे ये भी पता चलता है एक व्यक्ति का एटीट्यूड मैरिज के प्रति कैसा है, वो मैरिज को क्या मानता है। क्योंकि आपका ज्योतिष तो कहता है मैरिज तो अपने आप में ही एक धर्म है। मैरिज को निभाना, इसका मतलब है आप धर्म को निभा रहे हैं। यू आर डूइंग योर ड्यूटी, यू आर डूइंग योर बेस्ट। घर गृहस्थी चलाना इस लाइफ में बहुत टफेस्ट टास्क होता है, ये समझ लीजिए। जीवन में ये दो काम बहुत मुश्किल हैं। एक, घर गृहस्थी को चलाना सही ढंग से, दूसरा पेरेंटिंग करना। बस ये दो ही चैलेंज हैं प्रकृति के अंदर, जो बहुत बड़े चैलेंज हैं इंसान के लिए। और ये बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है। अपनी घर संसार को बसाना, अपने घर संसार को चलाना और फिर बच्चों की पालना अच्छे तरीके से करना। केवल बच्चे पैदा करना नहीं, अपितु उनको एक अच्छा नागरिक बनाना। तो ही हम कहेंगे कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी की। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर लगन का लॉर्ड अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, ये नमांश कुंडली के बारे में बता रहा हूं, अगर बैठा है, तो मैरिज के मामले में उसके ख्यालात कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उनके विचार में सामंजस्य नहीं मिलेगा, या उनकी कुछ सोच ऐसी मिलेगी जो प्रैक्टिकली बहुत बेटर आप नहीं कह सकते। कुछ तो ऐसा होगा जो प्रैक्टिकली फिट नहीं होगी। जिनका लगन का लॉर्ड 6, 8, 12 में बैठ जाता है, उनको मैरिज चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या उनको बहुत कठिनाइयां आती हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अब आप हंसेंगे और कहेंगे, बोला जी कठिनाइयां तो सभी को आती हैं, इनके साथ कौन सी ज्यादा आएंगी। यस, इनके साथ तो आप लोगों से ज्यादा आएगी।
मैंने तो खुद कहा, घर संसार बसाना और उसको अच्छे से चलाना हर एक की बस की बात नहीं है। ये वही व्यक्ति इसको निभा सकता है जिसके ऊपर श्री नारायण का आशीर्वाद है, क्योंकि धर्म के रक्षक श्री नारायण भगवान ही हैं। अब इसी से रेमेडीज भी आगे आपको मिलेंगी। अब हम चलते हैं सेकंड भाव। नौमांश का सेकंड भाव पुण्य भाव कहा गया, ये पुण्य कर्मों का भाव कहा गया है। प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली का 10वां भाव आपके कर्म है। कौन से कर्म? कर्म रिलेटेड टू द वर्क। ऐसे कर्म जो आपको धन कमाने के लिए, आप जीवन में डे टू डे इनकम कमाने के लिए जो काम करते, हर तरह का कर्म, उससे पंचम अगर आप काउंट करेंगे तो सेकंड हाउस आता है। तो ये पिछले जन्म के पुण्य कर्मों को दिखाता है इस कुंडली के अंदर। अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हमें ये भी बताता है कि आपको पिछले जीवन के जो संस्कार हैं, क्योंकि आत्मा अपने साथ कर्म और संस्कार लेकर के ही इस संसार में आती है। जिन्होंने मेरा आत्मा पे लेक्चर सुना हुआ है वो समझ पाएंगे, आत्मा जब इस संसार में आती है तो दो चीजें अपने साथ लेकर के आती है, एक कर्म और एक संस्कार। पास से कर्मा लेके आती है और संस्कार लेके आती है। तो ये सेकंड हाउस बताता है जो पीछे के संस्कार हैं आपके, उनका लाभ आपको इस जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सेकंड भाव सीक्रेट अफेयर्स को भी दिखाता है, उन केसेस में जो लोग शादीशुदा हैं पर उन्होंने सीक्रेट्स अफेयर चला रखा है। कुंडली का सेकंड भाव न्यू बिजनेस वेंचर का भाव भी है। ये कंजप्शन का भाव भी है, ये भोग का भाव भी है। और कमाल की बात है, ये सैया सुख का भाव भी है, ये रात की नींद का भाव भी है। जो चीज आप 12वें भाव से देखते थे ना राशि में, D1 चार्ट में आप सैया सुख देखते थे, नींद देखते थे, वो सभी चीज यहाँ नवमांश में सेकंड हाउस से देखी जा रही है, केवल लॉस को छोड़कर। लॉस यहाँ से नहीं देखना, पर खान पान, भोग और सोना, नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप, प्लेजर ऑफ स्लीप, ये सब हमारा सेकंड हाउस बताता है। थर्ड भाव, थर्ड भाव जो है हमारे हैंड्स को दिखाता है। पर यहां पर नवमांश में क्या होगा? नवमांश में थर्ड हाउस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे हाथ में कौन सी कलाकारी है। क्या हमारे हाथ पेंटिंग बहुत अच्छी बना सकते हैं, या हम इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा चला सकते हैं अपने हाथों की उंगलियों से। हाथ की दस्तकारी, कोई पेंटिंग बनाना, कोई ड्राइंग बनाना, कोई डिजाइन बनाना, कोई वुडन वर्क के ऊपर कोई चीज कार्विंग करना, कुछ हाथों की दस्तकारी का काम, या बंदूक संभालना, कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारे हाथों के द्वारा होती हो, वो स्किल वो थर्ड हाउस से आएगी। थर्ड हाउस से फादर इन लॉ भी देखा जाता है। फादर इन लॉ क्यों देखा जाएगा थर्ड हाउस से? क्योंकि सेवंथ हाउस आपके स्पाउस का है।
नेचर ऑफ फादर इन लॉ भी थर्ड से देखा जाएगा। अगर सप्तम भाव से तीसरे भाव तक अगर आप गिनोगे तो नवम आएगा। आपका फादर इन लॉ का स्टेटस कैसा होगा, आपके फादर इन लॉ का नेचर कैसा होगा, ये चीज भी तीसरा भाव ही बताएगा। तीसरे भाव से हम उपदेश भी देखते हैं। किसके द्वारा उपदेश? हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, या विद्वान जनों के द्वारा दिया गया उपदेश, या गुरु के द्वारा दिए गया उपदेश, या बड़े बुजुर्गों और गुरु के द्वारा दी गई सलाह, ये भी थर्ड भाव से देखी जाती है। और जो लोग उन सलाह को नहीं मानते उन्हें दुख भी उठाना होता है। अगर थर्ड भाव में पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति अपने बड़ों की बात नहीं मानता, अपने गुरु की बात भी नहीं सुनता, और उसको इसी जीवन में विशेष कष्ट का सामना करना पड़ता है। आपने भी ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे। कुछ परिवार में बड़ों की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो चेक करें वो लोग जिनकी कुंडली के थर्ड हाउस में अगर पापक ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रहों का प्रभाव तीसरे पर आ रहा है तो उन्हें तो बिल्कुल भी अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं की सलाह को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसीलिए थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम चलेंगे चौथे भाव पर। चौथा भाव नवमांश में भी सुखों का भाव है, कंफर्ट्स का भाव है। पर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। सुख, कौन से सुख की बात चल रही है? वो सुख जो इंसान अपने अंदर फील कर रहा है, ये उस सुख की बात है। ये उस मेटेरियलिस्टिक सुख की बात नहीं चल रही है। यहां रिलेशनशिप के सुख की बात चल रही है कि आपको इस संसार में रिलेशनशिप से क्या सुख प्राप्त, क्या आपको अपने रिलेशनशिप में कंफर्ट्स प्राप्त हो रहा है, आपको अपनी मैरिज से सुख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी चौथा भाव ही बताता है। इसीलिए नवमांश में ऐसा कहा जाता है ये वो स्थान है जहां पर श्री हरि विष्णु जी निवास करते, ये उनका स्थान है। इसको कुछ लोगों ने तो हृदय कहा गया है। फोर्थ हाउस हृदय है, ये आपका हृदय है। ये वो फिजिकल वाला हृदय नहीं, ये मेडिकल वाला हृदय नहीं कि साहब इससे हृदय की बीमारियां देखी जा रही है। नवमांशा में चौथे का उससे रिलेशन नहीं है, बल्कि आप बाय हार्ट कैसा फील कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। किसी भी चीज का मतलब रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो रिलेशनशिप स्पाउस से हो या मेंटल पीस हो, घर की मेंटल पीस हो, वो सभी की सभी फोर्थ हाउस से आती है। इसीलिए चौथे भाव को हीलर भी कहा गया है, यानी कि इस भाव में हील करने की पावर है, क्योर करने की पावर है, बीमारियों को ठीक करने की पावर है। अगर चौथे भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो क्योर करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं यानी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो बीमारी में क्योर बहुत जल्दी होगा, बीमारी में हीलिंग बहुत जल्दी होगी। तो चौथा भाव एक प्रकार से
प्रोटेक्टर का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। इसलिए चौथे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठेंगे वो आपको कंफर्ट देंगे और मानसिक शांति देंगे, घर गृहस्थी का सुख देंगे। साथ में अगर जब भी खराब दशाओं में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, खास करके हेल्थ रिलेटेड, तो ये आपके लिए हीलर का काम करेगा ये हाउस। ये हमारी मदरलैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी मदर टंग को भी रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस का संबंध आपको एस्ट्रोलॉजर बनाने से भी है। अगर आप एक सूत्र और भी नोट कर सकते हैं, जिनके फोर्थ हाउस में शुभ ग्रह बैठे हैं या फोर्थ हाउस का लॉर्ड अच्छी जगह बैठा है, वेल प्लेस्ड है और स्ट्रांग है, वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो ये फोर्थ हाउस बड़ा काम का है क्योंकि इसमें हीलिंग कैपेसिटी। हाँ श्रीवास्तव साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Guruji, the fourth house, in Navamsha, fourth house, Venus is Venus house. It is in Venus. Venus is there, but is along with that malefic planet also is there, like Ketu and Mars. कोई बैठा है नहीं बैठा श्रीवास्तव साहब, उसके बारे में तो अपन लास्ट में बात करेंगे। हाँ, okay, mixed अगर result मैं जो will क्योंकि आपको कभी कभी हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, तो मुझे लगा कोई शब्द मैंने ऐसा तो नहीं बोल दिया हाँ, हिंदी में जो no, आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ है। no. ओनली बस मेरा यही था। हाँ, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू कोई गुरुजी। बात नहीं, हम बाद में आते हैं। बाद में आएंगे। अब हम बात करते हैं पंचम। पंचम भाव हमारी एबिलिटीज हैं, और पिछली क्लास में आपको बताया ही था वो सारा, इसलिए मैंने बहुत कम बोलना है पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव आपके वो एबिलिटीज हैं जो परमात्मा ने आपको दे करके भेजी है, वो नॉलेज है जो गजब की है, जिसके लिए आपको कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा ब्रशअप करने की आवश्यकता है, और वो प्रकट होती है। जब वो प्रकट होती है तो वो आपका नाम रोशन करती है। छठा भाव, छठा भाव कष्ट का है, दुख का है, पीड़ाओं का है, सेपरेशन का है। नमांश में भी ये दुख है, परेशानियां हैं, सेपरेशंस हैं, पति पत्नी का विवाद है, पत्नी का आपका घर छोड़ करके चाहे वो आपके फादर इन लॉ के पास चली जाए तो भी ये छठा भाव ये एक्टिवेशन से होता है। किसी भी कारण से पति पत्नी का, चाहे वो सेपरेशन स्पिरिचुअल सेपरेशन हो या किसी फाइट की वजह से सेपरेशन हो, दोनों ही स्थिति में सिक्स्थ हाउस बहुत बड़ा रोल निभाता है। सेवंथ हाउस ये भी केंद्र है, पहला भाव केंद्र था, फोर्थ हाउस केंद्र है, एंड सेवंथ हाउस इज आल्सो केंद्र। जो सेवंथ हाउस है ये भी ज्योतिषी बनाता है, पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जिसका सप्तम पीड़ित होगा वो उतना अच्छा ज्योतिषी। खैर, सेवंथ हाउस आपके स्पाउस को शो करता है, ये अपोजिट सेक्स को शो करता है, इसीलिए इसे कहा गया है श्री भोग। पुरुष के लिए कहा गया है स्त्री भोगा, स्त्री भोग, और लड़कियों के लिए कहा है पुरुष भोग, यानी मेल के लिए उसका अपोजिट फीमेल और फीमेल के लिए उसका अपोजिट मेल।
ये वो भाव है जो हमारी स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, वो स्किल जो हमें कमाने में बहुत मददगार होती हैं। सप्तम भाव श्री हरि विष्णु जी की इच्छा है, यानी कि कोई व्यक्ति सप्तम भाव को फॉलो करता है, सप्तम भाव के रूल्स को स्वीकार करके, मीन्स एक्सेप्ट करके उसको ढंग से निभाने का कार्य करता है, तो एक प्रकार से वह व्यक्ति श्री हरि नारायण की इच्छाओं को का ही रेस्पेक्ट कर रहा है। परंतु यदि केतु ग्रह अगर सप्तम भाव में आ जाए तो मैरिज को बहुत ट्रबल में डाल सकता है। देखो यहाँ उल्टा है, अगर राहु आ जाएगा तो मैरिज को प्रॉब्लम में नहीं डालेगा, पर केतु आ जाएगा सेवंथ हाउस में तो मैरिज को प्रॉब्लम में डाल सकता है। और इनके अलावा कोई अदर मैलेफिक प्लैनेट्स भी होगा सेवंथ हाउस में, वो भी कहीं ना कहीं मैरिज के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके स्पाउस के नेचर के लिए अच्छा नहीं होगा। सेवंथ हाउस से आपके स्पाउस के नेचर का भी पता चलता है। इवन आप सेवंथ हाउस को लगन कुंडली बना लेंगे। देखिए बड़ा कमाल का है ये। अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि मेरा जो जीवन साथी होने वाला जो जीवन साथी है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी एजुकेशन कैसी होगी, उसका चरित्र कैसा होगा, उसका कैरियर कैसा होगा, जो भी आप जानना चाहो कुल मिलाकर वो सभी चीज आप पता लगा सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है, आपकी जो नवमांश कुंडली है उसका जो सेवंथ हाउस है उसको बस फर्स्ट हाउस बना, यानी जो ग्रह सप्तम में है उसको फर्स्ट हाउस में कर, कुंडली को एकदम उलट दो, है वो नीचे वाली एकदम ऐसे ऊपर ले आओ। यानी कि जो ग्रह जिस राशि में है उसको उसी में रखना है। जैसे कि आपका मकर लगन का नवमांश हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, तो सेवंथ हाउस में कौन सी राशि होगी, कर्क राशि। अगर मकर का लगन होगा तो सप्तम में कर्क होगा। अब मान लो कि सेवंथ आपका उस कर्क राशि में बुध बैठा है, तो आप एक कुंडली तैयार करो। जो कुंडली तैयार होगी वो उसको लगन कर्क से स्टार्ट, यानी लगन पे लिख दो कर्क, और फिर 4 5 6 7 अपनी नई कुंडली तैयार। जो ग्रह नमांचा में जो ग्रह जिस राशि में बैठा उसको वहीं बिठा दो। जो नई राशि जो नया राशि चार्ट बना है, जो नई कुंडली बनी है, वो आपकी पत्नी की ही मिरर इमेज है। अपनी पत्नी को देख लो ढंग से और पत्नी पति को देख लो। अच्छा, अगर ये नमांश नहीं सेट बैठा तो ये सूत्र, तो कभी कभी गलत जीवन साथी के साथ भी हो सकते, ऐसा भी है, बट इट्स रेयर केस, इन रेयर केस 99% बिल्कुल ये चीज वर्क करती है। सपोज करो इस कर्क लगन की जो नई कुंडली बनी, इसमें लगन पर मंगल बिठा दो आप, तो आप क्या कहेंगे, पत्नी का स्वभाव कैसा है, गुस्से वाला। शनि को बिठा दोगे, स्वभाव में थोड़ा शाइनेस आ जाएगी, कर्कशपना आ जाएगा। और उसकी जगह अगर आप शुक्र ग्रह को बिठा दोगे तो रंग रूप में रोशनी आ जाएगी। सूरज को बिठा दोगे तो रोशनी तो आ जाएगी, पर वो रोशनी आपको भी परेशान करेगी। चंद्रमा को बिठा दोगे तो कामनेस भी रहेगी और आनंद भी मिलेगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। फोर्थ हाउस से वाइफ की फॉर्मल एजुकेशन देख सकते हैं।
उस कुंडली के पंचम भाव से आप उसकी एबिलिटीज को देख सकते हैं, उसकी अंदर की छिपी हुई प्रतिभा को देख सकते हैं आप। पंचम उसकी कॉमन सेंस भी बताता है कि वाइफ में कितना कॉमन सेंस है। इसी प्रकार से उसके कैरियर के बारे में, उसके भाग्य के बारे में सब कुछ आप पता लगा सकते। कमाल की टेक्निक है, आप इसको जरूर अपना करके देखें। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा, और कुछ लोगों की शादियां हो गई हैं, वो देखते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा और आपको बड़ी प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी कि आप अपने स्पाउस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उससे ग्रहों का विचार करके देखिएगा, बड़ा अच्छा आनंद आएगा। अब चलते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टम भाव जो होता है, ये मैरिज के ब्रेक को दिखाता है। मैरिज कितनी लंबी चलेगी, आप ये भी कह सकते हो। अष्टम भाव जो होता है, ये सप्तम से दूसरा है, जो कि मारक है। किसके लिए मारक हुआ? सप्तम के लिए मारक। सेकंड जो है उसके लिए मारक हो गया, तो इसलिए ये मैरिज को ब्रेक कर देता है। जब मैरिज ब्रेक हो जाएगी तो फिर सेकंड मैरिज होगी। तो सेकंड मैरिज देखने के लिए आपको सेकंड हाउस में जाना पड़ेगा, समझे? अगर किसी की मैरिज टूट गई या स्पाउस की डेथ हो गई, तो हमें क्या करते हैं कि हम सेकंड मैरिज की तरफ जाते हैं। तो एट्थ हाउस से सेवंथ क्या हो गया? सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस का मारक कौन है? थर्ड हाउस। अगर उसकी सेकंड मैरिज भी नहीं चली तो थर्ड से सेवंथ कौन बनेगा? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट थर्ड मैरिज। और फिर आगे बढ़ते जाओ, तीसरी भी नहीं चली तो नाइन्थ का मारक टेंथ, सेकंड हो जाएगा ये वाइफ के केस में। और उसका सेवंथ कौन आएगा? फोर्थ हाउस। वो चौथी मैरिज को रिप्रेजेंट करेगा। और किसी का नहीं अभी भी चल ही रहा है प्रोग्राम, तो फिर वो आगे बढ़ो, पंचम उसके लिए मारक हो जाएगा। पंचम से एकादश, पंचम से सप्तम, फिर 11वां भाव, उसकी अगली मैरिज। फिर चक्की को घुमाते रहो, हैं? तो इस तरीके से मैरिजेस को देखा जाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सेकंड मैरिज बताओ जी, सेकंड मैरिज कैसे देख? बहुत सिंपल है सेकंड मैरिज। नवमांश कुंडली के सेकंड हाउस से देखते हैं, सरवाइव करेगी कि नहीं करेगी, ये कारक की पावर पर डिपेंड करता है। D9 चार्ट के दो कारक ग्रह होते हैं, एक गुरु और एक शुक्र। गुरु रिप्रेजेंट द धर्म, और वीनस आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुंडली में गुरु और शुक्र पीड़ित हैं, नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, तो फिर 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। प्रॉब्लम तो रहेगी, टेंशन तो रहेगी, छोड़ के भागने से कोई फायदा नहीं। आपने पिछले जन्म में भी अपनी ड्यूटी से भाग गए थे, इस जन्म में भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसकी रेमेडी करनी होगी आपको। वो जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको रेमेडीज का सहारा लेना पड़ेगा। बद्री नारायण भगवान की पूजा करनी। बद्री नारायण भगवान के पास जाकर के, बद्री नारायण जाते हो कि नहीं जाते? ये ध्यान रखना, अगर मामला नहीं बन रहा है, मैरिज टूट रही है, मैरिज चलाने पर भी नहीं चलती है, जिसकी 2 मैरिज 3 मैरिज टूट रही हैं,
तो उन्हें बद्री विशाल जी के दर्शन करने चाहिए साल में एक बार, और वहां मन्नत मांगनी चाहिए। हो सके तो बद्री नारायण भगवान के मंत्र का जप भी करना चाहिए। तो ये अष्टम भाव का सूत्र मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस दिखाता है कि आपका अपने गुरु के साथ रिलेशन कैसा है। आप अपनी जिम्मेवारियों के प्रति कितने सजग हैं, कितने कॉन्शियस हैं। अर्थात इस संसार में आपको जो जिम्मेवारियां मिली हैं, एक तो वो होती है निभाने का, वो तो हर कोई निभाता है जो उसको जिम्मेदारी मिलती है। एक्स्ट्रा क्या आप करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बड़े बुजुर्ग नवम भाव को दिखाएंगे, नवम भाव से आते हैं। लर्निंग फ्रॉम हायर लेवल, ये भी 9th भाव से आता है। नवमांशा का नवम भाव अगर बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे गुरु मिलेंगे और उनसे आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। अगर नवम भाव गड़बड़ हो जाता है तो ये मामला भी गड़बड़ हो जाता है, ये चीज फिर ठीक नहीं। 10th भाव ये मनी को दिखाता है, मनी रिलेटेड वर्क को दिखाता है, इसीलिए इसको लक्ष्मी स्थान कहा गया है। जैसे नवमांश के चतुर्थ भाव को नारायण भगवान का स्थान कहा गया है, श्री नारायण का स्थान कहा गया है, वैसे ही 10th हाउस को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। अगर यहां पर मैलेफिक प्लैनेट बैठते हैं तो फाइनेंस को ब्लॉक कर सकते हैं। 10th भाव का संबंध राजयोग से है, ये आपके राजयोग को भंग कर देते हैं। देखो कमाल की बात है, इसमें कमाल का सूत्र जुड़ा हुआ है इसके साथ। सपोज करो कि आपकी कुंडली में D1 चार्ट में कुछ राजयोग बन गए। यदि गलती से भी उस व्यक्ति के नवमांश कुंडली का 10th भाव कमजोर हो गया या 10th भाव में पाप ग्रह फंस गए, वो राजयोग भंग हो जाएगा, वो राजयोग काम ही नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका जो D1 चार्ट में राजयोग बन रहे हैं वो सही मायने में इस जन्म में फलीभूत हो जाएं, तो निश्चित रूप से उसको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये 10th भाव गड़बड़ नहीं होना चाहिए। छोटी मोटा अगर कोई दिक्कत है किसी ग्रह की है तो वृंदावन जाओ, बाके बिहारी जी से अर्ज लगाओ, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से, अर्चना करने से, परिक्रमा करने से ये दोष दूर होता है। हाँ, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप उसके लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान कर सकते हैं। 11वां भाव, ये 11वां भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स ही ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का उपचय भाव है। अगर 11वें भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं तो 10th में कोई छोटी मोटी गड़बड़ बैठी है, क्योंकि अगर मैलेफिक प्लैनेट 10th में होंगे तो आपके नौकरी रोजगार में भी दिक्कतें आएंगी। और अगर अच्छे ग्रह कोई बैठा है 10th हाउस में तो स्टेबल इनकम को शो करता है, स्टेबल जॉब को शो रिप्रेजेंट करता है या स्टेबल बिजनेस को शो करता है। तो उसके दोष का दूर कौन कर सकता है? केवल 11वां भाव ही उस दोष को दूर कर सकता है, पर शुभ ग्रह बैठने से नहीं होगा, उल्टा मैलेफिक प्लैनेट्स बैठने से होगा। वो 10th हाउस के दोष को दूर कर लेगा। ये आपका 11वां भाव आपके गुरु का, आपके बड़ों का पराक्रम को भी दिखाता है, क्योंकि ये 9 से 3rd है, ये आपके गुरु का पराक्रम को भी दिखाता है। इसी प्रकार से 12वां भाव,
ये लॉसेस को दिखाता है, ये डिनायल को दिखाता है, ये मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को दिखाता है। जिन लोगों की मैरिड मना हो जाती है ना, शादी होती ही नहीं कभी कभी, 12वां भाव बहुत बड़ा रोल निभा देता है उसके अंदर। और 12वें भाव का लॉर्ड अगर केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाए तो उन केंद्रीय त्रिकोण को भी डिस्टर्ब कर देता है। 12वां भाव फ्रीडम का भी है, 12वां भाव डेथ का भी है, नमांशा में खास करके। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, कुंडली के 12 भावों की व्याख्या आपको समझाई।